कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। अरे ये सब का कर रहे हैं जत्रु भाई? अरे जोहार भाजी। अरे जोहार जोहार, कैसे हैं जत्रु भाई? एकदम ठीक है जून, आप कैसी हैं? हम भी बहुत बढ़िया। दूरी से देख रहे थे का प्लास्टिक प्लास्टिक उठा के का ये कर रहे देखिए, हैं आप? ये है टपक विधि से हम सिंचाई कैसे करेंगे इसी के बारे में। और इसको बोलते हैं प्लास्टिक मल्चिंग। प्लास्टिक मल्चिंग से हम सब्जी का खेती कैसे करेंगे, अरे समझे? इसके बारे में बाद में हम जो है वो बात करेंगे, मगर अपने कार्यक्रम की शुरुआत तो कर ले हाँ हम। चलिए तब। चलिए चलिए हाँ चलिए। तब भाजी कैसी हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं जत्रु भाई, आप कैसे हैं? एकदम ठीक है। मगर भाजी हाँ? अपने किसान दादा लोग को हम काहे नहीं सबसे पहले कृषि समाचार दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के पशुपालकों को अनुदान पर चारा कटर यंत्र देने की है योजना। सरसों फसल में माहू कीट के रोकथाम के लिए करें इमिडाक्लोप्रिड दवा का व्यवहार। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। जिला गव्य विकास विभाग की ओर से रांची के पशुपालकों को अनुदान पर हस्तचालित चारा कटर मशीन और विद्युत चालित चारा कटर मशीन देने की योजना बनाई गई है। हस्तचालित चारा कटर मशीन की कीमत 6,131 रुपये है। इसमें 2,381 रुपये लाभुक को खर्च करना होगा। शेष राशि सरकार अनुदान के रूप में प्रदान करेगी, जबकि विद्युत चालित चारा कटर मशीन की कीमत 21,900 रुपये है। इसमें लाभुकों का अंशदान 11,900 रुपये का होगा। शेष राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। जिनके पास कम से कम 5 दुधारू पशु हों, वे इस योजना से लाभ लेने के लिए रांची जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पिछले दिनों राज्य के कृषि मंत्री ने बताया कि 15 फरवरी तक राज्य के सभी चेक डैम और तालाबों का निर्माण कर लिया जाएगा। 61 करोड़ की लागत से विभिन्न चेक डैमों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 260 तालाबों का निर्माण भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से लेकर 2014 तक के फसल बीमा के 31 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। एक सप्ताह के अंदर यह राशि किसानों के बीच वितरित कर दी जाएगी। सरसों फसल में जब फूल लगना शुरू हो जाए और ठंड के साथ आसमान में बादल हो तो माहू कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। किसान भाई सरसों फसल को माहू कीट से बचाने के लिए मिथाइल डेमाटोन या इमिडाक्लोप्रिड दवा से बने घोल का छिड़काव करें। माहू कीट सरसों फसल के पौधों के कोमल अंगों से रस चूसकर फसल को बर्बाद कर देता है। किसान भाई इस कीट के रोकथाम के लिए मिथाइल डेमाटोन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें, या क्विनाल फॉस दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। माहू कीड़ा होता है खास करके, वो उसमें लगता है। ये कीड़ा जो है मुलायम फूल से, पत्तियों से या फलियां बन रही है उससे रस चूस करके सरसों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो ये जहाँ पर इस माहू का प्रकोप दिखा दे रहा है तो किसान भाई ये मिथाइल डेमाटोन नाम की दवा उपलब्ध है बाजार में। उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके, या इमिडाक्लोप्रिड जो होती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका आप छिड़काव कर दें। इससे लाही से नियंत्रण हो जाएगा और किसान भाई का सरसों जो है काफ़ी अच्छा होगा। किसान भाई, आप यदि गर्मी के मौसम में लतेदार सब्जी फसल कद्दू की खेती करना चाहते हैं तो जनवरी से फरवरी तक बुआई का काम पूरा कर लें। गर्मा कद्दू से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए पूसा नवीन या अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। कद्दू की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। इसमें पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा नवीन या अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
राज्य के किसान खेत की जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कृषि उपकरण डिस्क हैरो की मदद ले सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसकी कार्यक्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। लतेदार सब्जी फसलों में फूल लगे तो हम क्या उपाय करें कि वे रोग और कीट मुक्त रहें? आइए इस पर लेते हैं एक जानकारी। किसान भाई, लतेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद फसल पर नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा या इंडोक्सा कार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे लतेदार सब्जी फसलों के फूल में रोग और कीट नहीं लगते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गोड्डा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2600 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1800 रुपये, चीनी 3200 रुपये से 3600 रुपये, आलू 1000 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 1800 रुपये से 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से संबंधी बहुत से जानकारियाँ प्राप्त की, मौसम के मिजाज से लेकर और भौजी मंडी के भाव के बारे में भी। जी बिल्कुल सही हाँ। कहा आपने। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो जत्रू भाई, शुरुआत में ही आप का प्लास्टिक कर रहे थे। देखिए, तो वैसे मत कहिए एकदम, समझे भौजी? अच्छा। प्लास्टिक मल्चिंग। प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मल्चिंग है क्या, वो भी बता दीजिए। अरे बता रहे ना, देखिए क्या है कि हम लोग करते हैं टपक विधि से सिंचाई। और प्लास्टिक मल्चिंग के बाद यदि हम लोग सब्जी का खेती बाड़ी करते हैं तो हम लोग को बगरा फायदा होगा भौजी। हाँ। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जानकारी है ना, तो चलिए विशेषज्ञ के पास। हाँ। और इसके बारे में विशेष तरीके से जानकारी लेते उन्हीं हैं। से लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। देश की करीब 28% राष्ट्रीय आय खेती से प्राप्त होती है। वहीं देश की एक बड़ी आबादी भी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है। फसल अच्छी हो, इसके लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसमें सिंचाई की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो सिंचाई के कई साधन और प्रणाली हैं, लेकिन टपक सिंचाई विधि और मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है। मल्चिंग 2 प्रकार की होती है,
पहले तरीके में खेतों में जो स्वतः खरपतवार उगते हैं उनका इस्तेमाल कर उसे मल्च किया जाता है। वहीं दूसरे तरीके में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई और मल्चिंग ये दोनों ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी नमी को मिट्टी में बरकरार रखती है और हमारे फसल उत्पादन में अभी अधिक उपज प्राप्त होती है। जैसे किसान भाइयों, आप अगर मल्चिंग करना चाहें तो मल्च जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जो आपके खेतों से स्वतः जो भी खरपतवार निकल होते हैं तो उसको आप एज ए मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरी फसलों के अवशेष होते हैं जैसे धान है, गेहूँ में, तो उनकी जो पालें होती हैं तो उसको आप मल्च का, या जो गिरे हुए पत्ते हैं उसको आप मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप खुले खेतों में कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का आप एज ए मल्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब टपक विधि सिंचाई का आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें जैसे प्लास्टिक की LDP जो प्लास्टिक आती है तो उसके थ्रू हम लोग सब उसमें खेत तैयार करने के बाद तब उस प्लास्टिक की मल्च को डालते हैं, जो कि कई तरह के होते हैं, जैसे सिल्वर और ब्लैक 2 कलर का होता है। तो वो 25 माइक्रोन जो थिकनेस होती है उसको हम टपक विधि सिंचाई में मल्च के तौर पे उसका उपयोग करते हैं। पहली विधि में मल्च के लिए पहले खेत को तैयार किया जाता है। बीज लगाने के पहले खुले खेत में अवशेषों को बिछा देते हैं। वहीं दूसरी विधि में खेत की पूरी तैयारी कर ली जाती है। क्यारी बनाकर पहले मल्च बिछाते हैं, उसके बाद तय दूरी पर गड्ढा बनाकर पौधों को लगाया जाता है। खुले खेत में कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जैसे कृषि अवशेष या खरपतवार के अवशेष या जो भी पत्तियाँ आपके पास गिर रही हैं तो उनसे हम जब पौधे को लगा देते हैं खेत की तैयारी करके क्यारियों में, उसके बाद आप उसके जड़ के पास हम उस मल्च को हम उसको बिछा देते हैं ताकि नमी जो है उस जड़ के पास बनी रहे। लेकिन जब हम टपक विधि सिंचाई की तरफ बढ़ते हैं और टपक विधि सिंचाई करते हैं तो टपक विधि सिंचाई में क्या होती है कि आप खेत की पूरी तैयारी कर लेते हैं और पूरी खेत की तैयारी करने के पश्चात जो है आप इसमें क्यारियाँ जैसे बना लेते हैं तो उसमें इसके ऊपर हम मल्च को बिछाते हैं और मल्च को बिछाने के बाद ही उसमें हम गोलाकार आकार के हम जो पौधे हम जो हमारी नर्सरी में तैयार पौधे हैं तो उसको लगाने के लिए हम पहले मल्च को बिछा करके जब हम उसको गोलाकार काट लेते हैं जितने जैसे पौधे से पौधे कतार से कतार की दूरी होती है, उसके बाद उसमें हम पौधों को लगाते हैं और ताकि हमारी जो लैटरल जो होती है टपक विधि की जो पाइप होती है वो ज़मीन के ऊपर रहती है और उसके ऊपर हमारी प्लास्टिक मल्च होती है और उसको बिछाने के बाद तभी हम उस पर पौधों को लगाते हैं। तो इसमें विशेष ख्याल यह देनी होती है कि आप मल्च को बिछाने के बाद ही उसमें पौधे को लगाएं। इस विधि में पौधों में सिंचाई जल का धीमा और कम प्रयोग करते हुए पौधों की जड़ तक पानी पहुंचाया जाता है। पौधों को रोज जरूरी मात्रा में पानी मिलता है जिससे उन पर तनाव नहीं पड़ता। साथ ही जड़ क्षेत्र में हमेशा पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद रहती है। आसपास की जमीन सूखी रहने से अनावश्यक खरपतवार विकसित नहीं होते। इससे जमीन के सभी पौष्टिक तत्व केवल फसल को ही मिलते हैं। इस विधि में पानी की उपयोगिता बढ़ जाती है। करीब 90 से 95% तक पानी पौधों की जड़ों के पास मिलता है। इससे जहां एक और पानी की बचत होती है वहीं उत्पादन भी बढ़ता है। टपक विधि सिंचाई में जाते हैं तो आप किसान भाई को आपको मालूम होना चाहिए कि टपक विधि सिंचाई हमारे अपने में ही उत्तम सिंचाई प्रबंध होती है, जिसमें कि हमारी पानी की क्षमता जो होती है 90 से 95% तक जो है हमारी उसमें पौधे के जड़ों के पास ही मिलता है और नमी हमारी बरकरार रहती है। जब हम मल्च का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो ये हम लोग के अनुसंधान से पाया गया है कि आप चाहे वो फ्लैट बेड करते हैं, चाहे ब्रॉड बेड करते हैं या आप क्यारीनुमा रीजन फरो बनाते हैं, तो इन सभी में आप अगर मल्च डाल देते हैं तो अनुसंधान से देखा गया है कि आपकी उपज जो है लगभग 30% बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जब आप मल्च का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको 30% जो मल्च लगाने के बाद जो उत्पादन मिल रहा होता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मल्च जो है आपकी 30% उत्पादन को बढ़ाता है, चाहे आप वो फ्लैट बेड जाएँ, ब्रॉड बेड जाएँ या आप क्यारीनुमा में रीजन फरो जाते हैं। तो मल्च जो है यह आपकी जो भी बागवानी हमारी सब्जी होती है जैसे आपकी ये फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकोली है या अन्य सब्जियां भी हैं, तो इसमें अगर आप मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो मल्च क्या काम करता है किसान भाइयों कि जो आपकी रूट जोन है जहां आपकी टपक विधि सिंचाई से पौधे को पानी मिल रही है तो ये नमी को बरकरार रखती है। टपक विधि में कीटनाशक को पानी के साथ दिया जाता है। पाइप के सहारे उर्वरक भी सीधे जड़ों में पहुंचाए जाते हैं जिससे पौधे पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। एक और इससे जहां अधिक उर्वरक से होने वाले नुकसान कम होते हैं वहीं रासायनिक खाद की बचत भी होती है। किसान भाइयों खास करके जब टपक विधि सिंचाई आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही उन्नत तकनीक है सिंचाई की और इसमें खास करके यह भी फायदा होता है कि आप उर्वरक को भी इसमें आप पानी के साथ साथ दे सकते हैं। इसमें जल घुलनशील जो होती है जैसे NPK होती है 19-19-19
या 20-20-20, तो यह क्या होती है, पानी में घुल जाती है और इसमें एक वेंचुरी होती है जो वेंचुरी फर्टिगेशन के माध्यम से उसमें से वो खाद सक करती है और पूरे पौधों को जड़ों के पास यह खाद वितरण करती है। इसी में कुछ घुलनशील जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, तो अगर कोई इस तरह की बीमारियां हैं तो उसमें आप घुलनशील दवाओं को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जड़ों तक जाके पहुंचा सिंचाई के लिए जो पाइप है उसी के माध्यम से। जी, ये एक्चुअली टपक विधि सिंचाई जो है पाइपलाइनों की नेटवर्किंग होती है, जो आपकी जल स्रोत से आप उसको पाइपलाइन के माध्यम से मेन सब मेन से लाते हैं और खेतों में जो आप देखते हैं लैटरल जो पाइप होती है उसी के थ्रू पूरे कतार से कतार में आपके जो है ये ड्रिप के माध्यम से पानी पौधों को मिलती है। टपक विधि सिंचाई की एक उत्तम व्यवस्था है। सिंचाई की इस विधि से ऊबड़ खाबड़ बंजर और क्षार युक्त जमीन को भी खेती के लिए उपयोग में ला सकते हैं। वहीं कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए भी ये विधि वरदान है। तो कैसी लगी जानकारी भौजी? जानकारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी जत्रु भाई, और हम आशा करते हैं कि हमारे विशेषज्ञ द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे हमारे किसान भाई जरूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि देखिए उनके चेहरे पर कितनी खुशी झलक रही है। तो किसान भाइयों, हमारे पास जानकारी और भी है जो हमें आपको देनी है, तो आप कहीं मत जाइएगा। हम जल्द लौटते हैं एक छोटे से विराम के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। भौजी लेके आई है बगरा जानकारी का भौजी। बिल्कुल सही कहा जत्रु भाई आपने। जत्रु भाई, क्या आपको पता है कि हमारी झारखंड के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। और देखिए, जैसे कि जाड़े का मौसम है और पशु में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं और उनकी रख रखाव भी जरूरी है। तो वे कौन कौन से रोग हैं और वो रख रखाव किस प्रकार से करेंगे, इसी के बारे में विस्तार तरीके से हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, क्यों ना हम आपको उन्हीं के पास सीधे लिए चलते हैं। कड़कड़ाती ठंड ने पूरी तरह अपनी चादर फैलाकर सबको अपने आगोश में ले लिया है। पूरा वातावरण शीतलहर की चपेट में है। ऐसी कनकनी में इंसान तो इंसान, जानवर तक परेशान हो जाते हैं। उन्हें भी वैसे ही देखभाल की जरूरत होती है जैसे इंसानों की जाती है। ऐसे में जानवर भी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ठंड के मौसम में खासकर वैसे पशु प्रभावित होते हैं जो गर्भवती हो या जिन्हें आवश्यकता से कम मात्रा में चारा मिलता है। छोटे पशुओं को भी इसका खतरा ज्यादा रहता है। अभी ठंड के मौसम में खासकर यदि हम देखभाल की यदि बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखा जाता है कि किन किन पशुओं में ये ज़्यादा इसका असर होता है ठंड के मौसम में। क्योंकि आपने देखा होगा कि पशु जो रखते हैं, किसान पशु रखते हैं, तो कुछ पशु उससे प्रभावित होते हैं, कुछ प्रभावित नहीं होते हैं। तो खास करके इसमें देखा जाता है कि छोटे बच्चे, गर्भवती जो मादा हैं उनका, या फिर जो बीमार पशु हैं, या वैसे पशु जो खाना पीना कम उनको मिलता है, वैसे पशु पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और ये जो पशु हैं ये ठंड से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो इन पशुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और इनको अच्छी तरह से अगर हम रख रखाव करेंगे तो इससे होने वाली हानि जो होती है, जिसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है, ठंड लगना, ये सब जो होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठंड में पशु कई तरह के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इनमें ठंड लगना, खुराह, चपका और चर्म रोग मुख्य है। जहां पशु रहते हैं वहां की जमीन में नमी होने और ठंडी सर्द हवाओं से अक्सर पशु ठंड की चपेट में आ जाते हैं। कुछ बातों पर ध्यान देने से इस रोग की पहचान हम कर सकते हैं। ठंड से ग्रसित पशुओं का आमतौर पर खाना पीना कम कर देते हैं। वे कमजोर होने लगते हैं और साथ ही उनके शरीर का तापमान कम होने लगता है।
हम बीमारी की यदि बात करते हैं तो मुख्य रूप से इस समय बीमारी होने की संभावना, पहला बीमारी है कि कोल्ड स्ट्रोक जो ठंड लगना कहते हैं, दूसरा बीमारी है खुरा चपका बीमारी जो इस समय ठंड के मौसम में जो ज़्यादा होता है, तीसरी बीमारी है कि चर्म रोग। ठंड के मौसम में चर्म रोग की संभावना भी अधिक होने की होती है। तो जब ठंड लगने की पहला चीज़ जो है कि ठंड लग जाता है, स्ट्रोक आ गया, तो उसमें मुख्य रूप से हमारा जो पशुपालक हैं वो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी बीमारी होगी। तो इसमें सर्वप्रथम उसका शरीर का तापमान आप थर्मामीटर से देखते हैं। अगर तापमान शरीर का वो साधारण से कम है, जैसे गाय वगैरह पशु में 101 102 डिग्री तक होता है, तो उसमें अगर कम हो गया 96 97 या 95 हो गया तो हम कहेंगे कि ठंड लगने की चांसेस इसमें है। उसी तरह से सूकरों में भी है 102 103 होता है, तो जब ठंड लगता है तो उसका शरीर का तापमान 95 96 इस तरह से हो जाता है, यानी साधारण तापमान से उसका शरीर का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें जो है कि ठंड का प्रकोप हो गया, ठंड लग गया। ऐसे पशु जो पशुओं को ठंड लग गया है, इमीडिएट उसको जो है कि बाहरी प्रोटेक्शन दें, उसके शरीर को कवर करें। सबसे पहला काम कि बाहरी जो ठंडी हवा है उससे बचाएं। कवर करने के लिए बोरा या कोई कपड़ा या ऊनी कपड़ा उससे दे करके उसके शरीर को ढक दें। आसपास अलाव जला दें जिससे कुछ गर्मी उसको मिले। उसके बाद जो है कि इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लेके 5 से 10% डेक्स्ट्रोज सलाइन उनको चढ़ाना होगा। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो दवा है वो हम लोग देते हैं। तो ये ठंड का समुचित इलाज है। इस तरह से करने से जो ठंड से ग्रसित पशु हैं जिसको ठंड लग गया है उसको हम लोग बचा सकते हैं। दूसरी बीमारी है कि खुरा चपका जो बीमारी होता है, ये बीमारी खास करके देखा जाता है ठंड के मौसम में। तो इससे बचाने के लिए आप FMD वैक्सीन खुरा चपका टीका अवश्य लगवाएं। अनेक सभी पशुओं को, जो खुर वाले पशु हैं, गाय भैंस बकरी सूगर जो भी है, उसमें हर 6 महीने पे इसका टीकाकरण करें जिससे इस बीमारी से बचाव होता है। इसमें खुर में मुंह में छाले पड़ जाते हैं और जो है पशु जो है उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है, छोटे बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है और पशु जो है वो उत्पादन क्षमता उसकी काफ़ी कम हो जाती है। इससे किसानों को काफ़ी हानि होता है। ठंड में बीमारियों से जानवरों को बचाने के लिए इन पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। उचित देखभाल से हम बहुत हद तक बीमारियों को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आवास की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। आवास की जमीन में नमी नहीं होनी चाहिए। वहीं छत को गहरे रंग से रंगवाएं। जमीन पर पुआल बिछा दें या हीटर की व्यवस्था कर दें। पशुओं को भी सुबह शाम बाहर न निकालें। तो आवास की यदि बात करते हैं तो ठंड का मौसम में देखा जाता है कि यदि आवास का सही प्रबंधन नहीं है तो उसमें पशु जो है वो इस बीमारी से, रोग से, ठंड लगने से वो उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो आवास में खास करके देखा जाता है कि उनको उचित वातावरण देना है। तो इसमें खास करके जो भी पशुपालक जो आवास प्रबंधन जो देख रहे हैं उसमें देखा जाता है कि कोल्ड ठंडी हवा से उनको हमारे पशुओं को बचाना है पहला चीज़, क्योंकि कोल्ड वेव्स जब जो बाड़े के अंदर घुसती है तो हमारे पशु उससे ग्रसित हो जाते हैं, ठंड लगती है, तो उससे बचाना है। दूसरा चीज़ है कि आर्द्र जो हवा होती है उसके प्रकोप से भी बचाना है। और इसमें खास करके अगर बाड़े के अंदर जो गीला जगह है उसको आप बिल्कुल साफ़ सफाई में रखें और सूखा रखने की कोशिश करें। और ख़ास करके अगर फ्लोर जो है उससे पशुओं को ठंड ज़्यादा लगती है, जो ज़मीन होता है उसमें देखा जाता है कि वो अगर गीला है, ठंडा है, तो पशु जब उस पर बैठते हैं तो उससे जो है उसके शरीर में जो ठंड जो लगती है और इसके कारण पशु जो है बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो इससे हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आवास की यदि बात करते हैं तो उचित आवास दें, साफ़ सुथरा आवास दें, सूखा आवास दें, वेल वेंटिलेटेड आवास होनी चाहिए। और आवास का जो छत है अगर एस्बेस्टस है या इस तरह से कुछ है तो आप उसको गहरे रंग से रंग सकते हैं ताकि इसमें जो है अंदर जो है वातावरण गर्म होता है। जो पशु हैं, चराने वाले जो पशु हैं उसको खास करके सुबह या शाम के समय में बाहर चराने के लिए ना निकालें, क्योंकि उस समय ठंड लगने की संभावना जो है काफ़ी बढ़ जाती है। जो गर्भवती पशु हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको आवास से बाहर ना निकालें चरने के लिए ताकि इस ठंड से उसका एक्सपोजर ना हो। जानवर अबोध होते हैं, वे अपनी परेशानी बताने में असमर्थ होते हैं, इसलिए हमें उनकी मुख भाषा को समझकर उन्हें भरपूर प्यार और उचित देखभाल करनी चाहिए। अरे वाह, ये जानकारी तो भौजी बहुत अच्छा था। इस ठंड में हम दुधारू पशुओं का देखभाल कैसे करेंगे, विशेषज्ञ ने बहुत अच्छा बताया है भौजी। और जानते हैं हम भी 5 गो गाय पाले हैं। इस ठंड में एकदम दूध कम दे रही है भौजी। अब ये जानकारी मिला तो फायदा तो हम भी उठाएंगे। बिल्कुल सही कहा जतुर भाई। अब जतुर भाई, हम अपने किसान भाइयों से विदा ले लेते हैं, क्योंकि देखिए ना
वक्त हो चला ये है। बात तो जून ठीके है जी किसान भाइयों, हमेशा की तरह हम आपके लिए ऐसी ही विशेष जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए रमणी भौजी को और मैं जत्रु को दीजिए इजाजत। जोहार।